ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ग्राफ का है। ग्राफ को ओवरव्यू करते हैं। जिस तरह से हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में हमने पहली कैटेगरी देखी थी, ट्री के हवाले से हमने बात की थी। इसी तरह हमारे पास नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ग्राफ। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप हियरार्किकल नहीं होती। ठीक है। यानी आपके पास डाटा होता है, एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो एक लेवल बेस्ड भी हो सकते हैं और लेवल बेस्ड नहीं भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में हम ग्राफ भी यूज़ करते हैं उसके लिए, जिसमें आप ज़रूरी ना हो कि जिसमें आप नेसेसरी ना हो कि हियरार्किकल नेचर में है वो। तो ग्राफ बेसिकली ऐसे समझ लें कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट स्लाइड में बात की थी कि एक ट्री के अंदर अगर एक साइकिल जनरेट हो जाए, एक लूप जनरेट हो जाए, तो वो ग्राफ बन जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो ग्राफ की डेफिनेशन बनती है वो ये है कि सेट ऑफ फाइनाइट, अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। एजेस किसे कहते हैं? जो दो एलिमेंट के दरमियान में लिंक क्रिएट करे। जैसे यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड को देखें, जो मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया है, उसमें ए बी सी लिखे हैं, एलिमेंट के नेम लिख दिए। ये जो आपके पास ए बी सी डी ई एफ है, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। इसको हम नोड्स या वर्टिस कहेंगे ग्राफ के अंदर। ये सारे क्या हैं? वर्टिसेस। और इनके दरमियान में ये जो लिंक है, इसको हम कहते हैं एजिस। इन लिंक्स को हम क्या कहते हैं? एजिस। यानी दो नोड्स के दरमियान, दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एज। क्लियर? बी और ई के दरमियान में कितने एज हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, एक मरतबा फिर। बी और ई के दरमियान में कितने एज हैं? सर एक ही है। एक ही है। तमाम में एक एक एज है। ठीक है। ए से डी तक पहुंचने में कितने एज हैं? ए से डी तक पहुंचने में कितने एज यूज हो रहे हैं? सर दो है। दो एज। ठीक है। इसी तरह ए से ई तक पहुंचने में दो एज यूज होंगे। ठीक है। इस तरह से आपके पास ए, बी और डी, अगर ये तीन वर्टिसेस हैं, इनके दरमियान में एज कितने हैं? दो एज हैं। तो वर्टिसेस यानी एलिमेंट या नोड्स, इनका और इन एजेस के ताल्लुक को हम ग्राफ कहेंगे। ठीक है। यानी ग्राफ क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, यानी पेयर ऑफ एजेस। ये देखें, पेयर ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस के दरमियान में जो एक लिंक है उसको हम एज बोलते हैं, और इसमें मल्टीपल एज आ सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा है ए से डी के दरमियान में दो एज शामिल हो गए। तो यहाँ पे ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, G इज इक्वल टू V कोमा E। ऑर्डर पेयर है V कोमा E। V से मुराद वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस। E से मुराद सेट ऑफ एजेस। V से मुराद सेट ऑफ वर्टिसेस यानी किनारे या एलिमेंट या नोड, और E से मुराद सेट ऑफ एजेस। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ को ही लेके चल रहे हैं कि वर्टिसेस और एजेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, मींस के जो जॉइंट है उनमें, उसको हम लेके चल रहे हैं कि उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ही हमने अभी बाय डेफिनेशन, जो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि G इज इक्वल टू V कोमा E, ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये इस तरह से। ठीक है। और V अलहदा से एक सेट है, E अलहदा से एक सेट है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, उसमें हमारे पास नोड्स हैं, कुछ वर्टिसेस हैं, एक 1 2 3 4 5, ये 5 वर्टिसेस हैं। तो सेट ऑफ वर्टिसेस कौन सा होगा? V इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 5। क्लियर? सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट के साथ। यूनिक एलिमेंट हो उसमें,
और एनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट के साथ और रिप्रेजेंट किया जाता है किसी कैपिटल लेटर से। तो वी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तमाम एलिमेंट यूनिक है। ऐसे ही है ना, सेट की डेफिनेशन यही है ना? यस सर। अच्छा, ये हमारे पास है सेट ऑफ वर्टिसेस। अब सेट ऑफ एजेस क्या है? हमने ये बात की थी पेयर ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस। यहाँ पे देखें, पेयर ऑफ कनेक्टेड वर्टिसेस, उसको एज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 और 2 के दरमियान में एज है, बोले भाई। यस सर। हाँ जी। तो 1 और 2 का इस तरह से पेयर बना लिया, ऑर्डर पेयर बना लिया। 1 और 2 के दरमियान में एज है। 1 और 5 के दरमियान में भी एज है, जी है। ये 1 और 5 हमने लिख दिया। इसी तरह 1 और 3, 1 एंड 3 के उसमें दरमियान में एज है, वो भी लिख दिया। अब आपके पास 3 और 4 के दरमियान में भी है, ये 3 एंड 4 या 4 एंड 3 आप लिख सकते हैं इसको। और 5 और 4 के दरमियान में भी एच अवेलेबल है। 2 और 3 के दरमियान में भी है। ये तमाम पॉसिबल एजेस जो है वो हमने लिख दिए हैं, यानी जो तमाम सिंगल एजेस हैं उनको हमने प्लेस कर दिया है। और जिन कनेक्टेड वर्टिसेस के दरमियान में एज है उनके लेबल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है? यस सर, क्लियर। तो ये हमने ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। और मजीद ग्राफ के बारे में एग्जांपल्स वो कहता है ग्राफ इज लाइक अ रोड मैप। जिस तरह से रोड मैप होता है, रोड्स का मैप जो होता है जिसमें सिटीज दिखाई जाते हैं आपको, सिटीज को आप वर्टिसेस कंसीडर करें और दरमियान में जो रोड्स होते हैं, जो लिंक रोड होते हैं, मींस के जो दो शहरों को आपस में मिलाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एच। एज। एज कहेंगे। इसी तरह आपके पास जंक्शंस हैं। जंक्शन किसे कहते हैं? रेलवे जंक्शंस होते हैं, जैसे खानेवाल जंक्शन, मुल्तान जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं? फैसलाबाद जंक्शन भाई। जहाँ काफी चीजें कंबाइन हो। हाँ, जहाँ काफी चीजें कंबाइन हो। जहां से मल्टीपल पाथ निकलते हो, जहां से मल्टीपल पाथ पाथ निकलते हो मुख्तलिफ शहरों को जाने के लिए। जी। ठीक है ना? अलहदा से ट्रैक मिल जाए आपको, अलहदा से आपको रूट मिल जाए। ठीक है? जी वो जी। जंक्शन कहलाता है। क्लियर? जी सर। तो यहाँ पे देखें, ये एक एग्जांपल है, आपकी बुक में एग्जांपल है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि मुख्तलिफ सिटीज़ हैं अमेरिका की। और यहाँ पे देखें लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क है, बूस्टन है, चिकागो है और इसी तरह मियामी है। एयरलाइन फ्लाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। आपके पास लॉस एंजलिस से मियामी तक जाने का रूट है और लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने का रूट है। मल्टीपल रूट है, मल्टीपल शहरों को जाने के मल्टीपल रूट है, पाथ है। ठीक है? इसी तरह चिकागो है, न्यूयॉर्क और मियामी के दरमियान में लिंक है। इसी तरह यहाँ से आप बूस्टन तक जा सकते हैं। ठीक है? ये मल्टीपल वर्टिसेस हैं और इनके दरमियान में डिफरेंट एजेस हैं जो कि पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? रिपीट कर दें। देखो, ये अमेरिका के शहर है, अमेरिका के शहर हैं। ग्राफ में इसको डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें बताया गया है, क्योंकि हमने अभी बात ये की है कि सिटीज आर वर्टिसेस। ग्राफ जो है रोड मैप की तरह होता है। तो रोड मैप को समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल जो है, ये अमेरिका के कुछ शहरों की एग्जांपल है कि जिनमें एयर फ्लाइट ट्रैवल करते हुए आप अप्रोच करते हैं अपनी डेस्टिनेशन को। आपने एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है। तो जो शहर आपको रिप्रेजेंट किए गए डॉट से, उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टिस कहते हैं कॉर्नर को। ठीक है? अगर हम मैथ की जुबान में बोलें तो वर्टिस कहते हैं कॉर्नर को, जो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है? पॉइंट को। तो ये पॉइंट जो आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये मुख्तलिफ शहरों के पॉइंट्स हैं।
अगर मैं सेट ऑफ वी निकालना चाहूं तो आप बता सकते हैं वी किसके इक्वल होगा? वी किसके इक्वल होगा? सर उसमें सारे सिटीज आएंगे। सारे सिटीज आ जाएंगे। और ई किसके इक्वल होगा? उसमें एजेस आएंगे। एजेस कौन कौन से एजेस आएंगे? ऑर्डर पेयर में लिखना होता है। लॉस एंजलिस से जैसे मियामी तक है, फिर उससे आगे इस तरह। नहीं, लॉस एयरलाइन एंजलिस फ्लाइट सर। नहीं, ये तो पूरे फ्लाइट को रिप्रेजेंट किया गया है ना। ये कोई वो नहीं है, शहर नहीं है, एयरलाइन फ्लाइट शहर नहीं, ये पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है कि ये किस चीज का ग्राफ है। एयरलाइन का ग्राफ है कि एयरलाइन कहाँ कहाँ से ट्रेवल करती है। एज के बारे में बताएं, जैसे इन्होंने बताया था, नगीन ने बताया था अभी नगीन ने बताया था। एज कैसे लिखेंगे आप? सर जैसे इसमें पाथ हैं सारे वो ऐड होंगे। बिल्कुल ठीक है, पाथ जितने भी बनेंगे, मसलन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क, एक ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। LA लिख लें कॉमा न्यू NA लिख लें, ठीक है, एक पेयर। फिर LA कॉमा M दूसरा पेयर, ठीक है। M जी ठीक है। M और C का पेयर, चिकागो और मियामी का पेयर। हाँ जी। इसी तरह आपके पास है न्यूयॉर्क और बूस्टन का पेयर, ठीक है, मल्टीपल आपके पास। N, B। हाँ जी, ये मल्टीपल आपके पास, ये इसी तरह से आपके पास फिलाडेल्फिया है और न्यूयॉर्क, ये आपके पास न्यूयॉर्क तक जाने का भी है और बूस्टन जाने तक का भी पाथ है। क्लियर? हाँ जी सर। यस सर। एजेस और वर्टिसेस का पता लग गया। जी सर। अच्छा जी, हमारे पास इस चैप्टर में जो हमारे पास एक लास्ट में जो टॉपिक आ रहे हैं वो उसमें डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये है कि नई बुक जो रिसेंट बुक मार्केट में अवेलेबल है उसमें वो टॉपिक स्किप किया गया है, ठीक है। मैं उसको गो थ्रू आपको करवा देता हूँ अभी, लेकिन ये है कि आप बेहतर ये है कि आप उसको गो थ्रू कर लें। उससे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, कि डाटा स्ट्रक्चर पर हम किस किस्म के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि जो आपने डाटा स्ट्रक्चर अरेंज कर लिया है या डाटा स्ट्रक्चर में डाटा स्टोर कर लिया है, उसको ट्रैवर्स करना है एक बार। ट्रैवर्स का मतलब होता है विजिट करना, कम से कम एक बार आपने उसको विजिट करना होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। इसी तरह से सर्चिंग है। सर्चिंग का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर से या एग्जिस्टिंग वैल्यूज के अंदर से कोई वैल्यू आपने सर्च करनी है, ठीक है, उसको हम क्या 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 कहते हैं? सर्चिंग। इंसर्टिंग, नई वैल्यू ऐड करनी है आपने। डिलीटिंग, एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिमूव करना है या डिलीट करना है। तो ये आपके पास कुछ ऑपरेशन है। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ डाटा या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। मर्जिंग का मतलब ये है कि दो सॉर्टिंग चीज़ों को आप कंबाइन कर दें और सिंगल एक लिस्ट बना दें। दो सॉर्टिंग एलिमेंट को या लिस्ट को आप मर्ज कर दें एक सिंगल लिस्ट बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? मर्जिंग। तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो? नो सर। सर ये आप सारा थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं तो ये एल्गोरिदम्स इनके कोडिंग वगैरह नहीं होगी, प्रोग्राम कोई? सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। अभी आपका पहला चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर में मैं आपको एकदम से कोडिंग कैसे दे सकता हूँ? अभी तो कंसेप्चुअल सर वो बातें। आपने स्टैक पढ़ाया ना, क्यू भी पढ़ाया, तो उसमें तो अभी सर जी मैंने वो सारे प्रोग्राम्स आते हैं स्टैक के, क्यूब्स के।
आपने गौर से लेक्चर सुना है? मैंने ओवरव्यू का लफ्ज दिया है, ओवरव्यू का सर लफ्ज जी बोला है। हम नहीं, डाटा शुरू से मैंने फिर लेक्चर नहीं लिया आपका सर। फिर ऐसा ना करो, अगर आपने शुरू से लेक्चर नहीं लिए तो आप ऑनलाइन लेक्चर आप पिक कर सकते हैं वहां से, चैनल से। जी ठीक है सर। उसमें ये होता है कि पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, मैंने टाइटल में लिख के दिया था इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। हमने सारे डाटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाना है और उसका ओवरव्यू लेना है। अभी हम कैसे एकदम से कोडिंग पे आ जाएं, मुझे आप लोग बताओ। अगर आप कहते हैं कोडिंग पे मैं डायरेक्टली जाता हूँ, आपको फिर समझ नहीं आनी चीजें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी है। नहीं नहीं ठीक है सर जी, मुझे लगा कि वैसे ही थ्योरेटिकल पढ़ा नहीं रहे तो हैं आप इसका सारा। इसका मतलब तो फिर आपका डाटा स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया आज के दिन ही, सारा कुछ तो हो गया इसमें। हाँ क्यों अली रजा, ऐसा ही है सर। ऐसे ही जी है? जी सर जी, ऐसा ही। आपका तो डाटा हम्म, स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, फिर आगे पढ़ना ही नहीं हमने, एक लेक्चर में खत्म। तो मैंने तो वही सोचा ना सर जी, मुझे लग गई। मौजें लग गई हैं, अभी लगेगा पता आगे। आपने असेंबली पढ़ी है ना मुझसे? हाँ जी सर जी। बस ठीक है, आगे देखो क्या होता है, पता होना चाहिए यार मेरा आपको, आप एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं अच्छा खासा पता है। तो बस ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस बुक इस चैप्टर के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से मुराद ये है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप उस डाटा को कहते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा हो, मतलब आपके पास बहुत सारा डाटा है और उसके ऊपर जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंट है, तो डाटा इसमें कौन सा होगा? इंटीजर वैल्यूज। और ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एटसेट्रा। तो ये क्या है आपके पास? डिफरेंट ऑपरेशंस। और वैल्यूज कौन सी होंगी? इंटीजर वैल्यूज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? इंट। इंट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी इंटीजर टाइप की और उसके ऊपर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होंगे? ये आपके सामने अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को बताया गया कि फर्दर आप डिफाइन कर सकते हैं एज डाटा डिक्लेरेशन पैकेज टुगेदर विद ऑपरेशन। यानी डाटा डाटा के साथ साथ आप कुछ ऑपरेशन को भी आप पैकेज की शक्ल में आप दे दें, पैकेज की शक्ल आप शो कर दें, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। और दूसरे लफ्जों में आपने ऊप को अंडरस्टैंड किया या ऊप पर काम किया तो एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन के अंदर भी हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ही यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, यानी जिसमें डाटा और ऑपरेशन को आप हाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप वर्सेस डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के बारे में आपने देख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से मुराद ऐसी डाटा टाइप जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हों और कुछ ऑपरेशंस हों। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को इम्प्लीमेंट करते हैं तब उसके लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बजाते खुद कुछ नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में सिर्फ वैल्यूज होती हैं और उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं। अब उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपके पास एक बैंक है, तो बैंक क्या कर सकता है? आप रकम उसमें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं, चेक लिख सकते हैं, बैलेंस चेक करवा सकते हैं, ये ऑपरेशंस हैं आपके,
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पाइल ऑफ मनी, ये आपके पास जो उनकी वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग है, बैंक की वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग है कि उसके अंदर किस किस्म के कलेक्शन ऑफ डाटा होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, या यूं कह लें बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ क्लाइंट, मुख्तलिफ कस्टमर जो वहाँ पे सेव करवाते हैं, ठीक है, स्टोर करवाते हैं। वो कैसे स्टोर करते हैं? सेफ में रखते हैं, ड्रॉ में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, क्या करते हैं? किसी को फ्रंट एंड पे किसी को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिटेल उसकी मालूम नहीं होती। तो क्लाइंट को किसका पता है? बैंक काउंटर का, कि बैंक का पता है, और बैंक के अंदर काउंटर जो उसको डील करता है, कैशियर डील करता है या कोई अकाउंट मैनेजर या जो भी है उसको डील करता है, उसने वहां से उस चेक को लेना है या कैश को लेना है, उसके मुताबिक प्रोसेस अपना परफॉर्म करना है। तो इंटरनल वर्किंग जो होती है वो डाटा स्ट्रक्चर के बिहाफ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है फोन बुक की, कि फोन बुक में डाटा किस किस्म का होता है? फोन रिकॉर्ड्स होते हैं। ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं कि आप एक नई एंट्री ऐड कर सकते हैं, एक एंट्री को रिमूव कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, या किसी का फ़ोन नंबर आप लुकअप कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं बाय नेम, बाय फ़ोन नंबर, जैसे भी है। ऑल एंट्रीज को आप व्यू कर सकते हैं, एक एंट्री को एट वन टाइम आप देख सकते हैं, और इसी तरह से नंबर ऑफ एंट्रीज को आप गेट कर सकते हैं। डिटेल स्टोर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर होती है, ये उसकी डिटेल है। कैसे होती है वो इम्प्लीमेंटेशन है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके जाता हूं आपको ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, जिस तरह से आपने ऊप को इम्प्लीमेंट किया था, तो ऊप में आपके पास कंसेप्ट क्या था? फ्रंट एंड पे, क्लाइंट एंड पर या यूजर एंड पर क्या चीज होती है? यूजर एंड पर क्या चीज होती है? यूजर एंड पर वो इंटरफेस होता है, वो एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू उसने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है या इंटरैक्ट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो इंटरफेस जहां से यूजर ने इंटरैक्ट करना है सिस्टम के साथ, ठीक है। और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको डायरेक्ट एक्सेस किस चीज की है? उसको एक्सेस किस चीज की है? सर फंक्शंस। फंक्शंस की। कौन से फंक्शन की? पब्लिक फंक्शन की। सिर्फ पब्लिक फंक्शन की Yes. एक्सेस होती है। और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में देखें क्या चीजें हैं। एक आपका डाटा स्ट्रक्चर है, यानी डाटा है, वैल्यूज है जो कि आपने स्टोर की है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना डाटा, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की। और मैंने ये भी आपसे बात ये की है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को इम्प्लीमेंट करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, आपकी डाटा है। और डाटा के ऊपर क्या चीजें परफॉर्म होती हैं? ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, पब्लिक फंक्शंस होते हैं, ये ऑपरेशंस। और इनमें से किसकी एक्सेस होती है? किसकी एक्सेस होती है? पब्लिक फंक्शंस। पब्लिक की यूजर को एक्सेस होती है। उसको नहीं पता इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, डाटा किस तरह से एक्सेस हो रहा है, किस तरह से स्टोर हो रहा है, उसको आइडिया नहीं होता है एप्लीकेशन लेयर पर। यानी प्रोग्राम जो बनाया जाता है या सॉफ्टवेयर डेवलप जो किया जाता है, फ्रंट एंड जो होता है उसका वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, जहाँ पर यूजर ने इंटरेक्ट करना है। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से। और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को इम्प्लीमेंट किसके बिहाफ पर किया जा रहा है? डाटा स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के बिहाफ पर दो चीजें होती हैं, डाटा प्लस ऑपरेशन। तो ये आपके ऑपरेशंस। तो क्लासेस के अंदर आपने इसी तरह से कंसेप्ट यूज किए थे। हाँ जी, क्लासेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें आपने इसी तरह से कंसेप्ट यूज किए थे ना? हाँ जी सर, Yes, sir. एप्लीकेशन में तो इसी तरह था। तो वही, उसी को हम एडीटी मॉडल बोलते हैं। क्लियर?
जी हाँ जी। यस सर। और डाटा यहाँ पे देखें, ये डाटा दोनों के लिए अवेलेबल है, पब्लिक फंक्शन के लिए भी और प्राइवेट फंक्शंस के लिए भी। और ये फंक्शन आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं विद इन क्लास। ठीक है जी, आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं कि नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज अगर आपने करनी है तो आप इसकी एक्सरसाइज देख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी एक्सरसाइज गो थ्रू करना चाहते हैं, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम गो थ्रू कर लेंगे, नहीं तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके सर। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी मुनीबा, कोई क्वेश्चन नहीं? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होती है।